नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के विशेष कार्यक्रम इन कन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध व्यक्तियों, ख्याति नाम हस्ताक्षरों से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनके अनुभवों से ज्ञान लाभ करते हैं और उनके संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं। और सौभाग्यवश आज इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिनका परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। आज वो असम यूनिवर्सिटी में हैं और 19वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके योगदानों के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में और उनसे ज्ञान लाभ करेंगे। स्वागत कीजिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपके जरिए हम तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। आपने जिस क्षेत्र में काम किया है उस संदेशों को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो अभी तक जागरूक नहीं हैं, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सबसे पहले सर, असम यूनिवर्सिटी में आप हैं और यहाँ पहुँचने के बाद आपका जो इम्प्रेशन रहा, फर्स्ट इम्प्रेशन, आपने इसे कैसा देखा और इस क्षेत्र को आपने कैसे पाया? मित्र, हिमालय का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो लोगों को प्रभावित न कर पाए। उसी का हिस्सा आसाम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी है। इसमें अद्भुतता जो मुझे दिखती है, एक गुरुकुल की जो शिक्षाएं रही हमारे इतिहास में, वो झलक यहाँ दिखाई देती है। क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये रहा, वो प्रकृति के बीच में, और प्रकृति जो सबसे पहली शिक्षा देती है वही आपकी शिक्षा की जड़ों को भी मजबूत करती है। तो मुझे ऐसा ही लगा, मुझे लगा मैं प्रकृति की गोद में हूँ और शिक्षा का जो सबसे बड़ा पहलू होना चाहिए, स्वच्छता, सौंदर्यता और स्वीकार्यता, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो काम आपने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड जैसे राज्य में किया है, आप हमेशा ये बात करते रहते हैं कि लोग अगर जागरूक हों पर्यावरण के प्रति तो हम कहीं भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिसमें त्रासदी कम आए, डिजास्टर कम हो और वो इस अंधी दौड़ में शामिल ना हो जो आज सभी देश कर रहे हैं। अगर पूर्वोत्तर को हम देखें, असम को देखें, ये भी पहाड़ी राज्य है और काफ़ी हरा भरा है। किस चीज़ की कमी है सर, आपको क्या लगता है? क्या हम उस स्तर तक जागरूक हैं और जागरूक किस स्तर तक होनी चाहिए? देखिए, ये पूरे हिमालय की विडंबना है कि हिमालय अपने आप को सही तरीके से अपने हिस्से के अपने पक्ष में बेहतर पहल नहीं कर पाया। और यहाँ पर भी वही सब कुछ हमने सोचा, तथाकथित विकास जो हमें दिल्ली, देहरादून या बड़े शहरों में कहीं दिखाई देता है, हमने उसे ही मापदंड और मानदंड बना लिया, मानक बना लिया। सत्य तो ये है कि किसी भी इकोनॉमी के पीछे सबसे बड़ा योगदान इकोलॉजी का होता है। और अगर आप देश को भी देख लें, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कह लूँ तो देश की इकोनॉमी में गाँव सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं। पूरे देश की इकोनॉमी गांव पर निर्भर होती है और गांव हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के सबसे बड़े स्रोत होते हैं और उनमें भी हिमालय सर्वोपरि है। हमने हिमालय के लिए भी वही इकोनॉमी के मापदंड बनाए, उद्योग की पहल करने की कोशिश। शायद हमें एक अंतर करना चाहिए था शुरुआती दौर से। अब आप ये बताइए कि हम में से कौन है यहाँ पे या पूरे विश्व में जो बिना प्राणवायु के रह सकता है? नाम ही है प्राण वायु। हम में से कौन है जिसके पेट बिना भोजन, जो मिट्टी से चलता है, वो रह सकता हो? बिना जल के कौन रह सकता है? जल बिन जीवन की कभी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये तीनों ही चीजें अगर देश में सबसे ज्यादा जुटाता, देता और बनाता है तो वो हिमालय ही है। ये हिमालय ही है जो देश को पालता है। देखिए, विलासिताएं, आर्थिकी बहुत पीछे है, सर्वोपरि है आपका जीवन। और जीवन
हिमालय की देन है और जिसके पक्ष में हम बहुत गंभीरता से कभी भी बात नहीं कर पाए। और अगर ऐसा होता तो देश के दूसरे हिस्से आर्थिकी के वो मापदंड और मानदंड तैयार करते जिन्हें हम यह मान के चल सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं से ऊपर विलासिताओं का हिस्सा थे। आप बताइए, उद्योगों के उत्पाद क्या करते हैं? उद्योगों के उत्पाद आपकी आवश्यकता से ऊपर की चीजों को आपको परोसते हैं, जबकि आपकी आवश्यकताएं पहली चरण में आपका भोजन, आपकी प्राणवायु, आपकी मिट्टी आपकी पहली परम आवश्यकता है और ये हिमालय देता है। तो प्राणवायु जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अब कोविड में ऑक्सीजन की जो मार धाड़ कटी थी वो आपके सामने है और वही ऑक्सीजन हम दुनिया को देते हैं। हमारे मूल्य तय नहीं है। तो अगर हमारी पहल होती और हम इस पक्ष पर ज्यादा बहस करते तो हम दूसरे उद्योगों की तरह ना पगलाते भागते, बल्कि हम इसी पर ज्यादा जोर लगा देते। हम सबसे बेहतर पानी दे सकते हैं, हम सबसे बेहतर प्राणवायु दे सकते हैं और मिट्टी दे सकते हैं। आज हम जहाँ पर हैं, भारत जहाँ पर है, काफ़ी प्रगति कर चुके हैं और हम दुनिया के देशों के दौड़ के साथ हम भी खड़े हैं। लेकिन क्या आपने जिस तरह से सुझाया है वहाँ वापस आना मुमकिन है? क्योंकि आप ये भी कहते रहे हैं कि ग्लोबल जो वार्मिंग है और जो लोकल समस्याएं हैं उन दोनों को देखना होगा, क्योंकि सिर्फ हम स्थानीय तौर पर अगर जागरूकता लाएं और करें तो हमारी कोशिशें नाकाम रहेगी जब तक ग्लोबल वार्मिंग अगर ठीक नहीं कर दिया जाए। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं वो कब सफल होंगे, किस तरह से सफल होंगे? एक और बात जो आपने काफ़ी दिलचस्प कहा कि कोविड के दौरान प्राणवायु की बात आप कर रहे हैं, जब सब कुछ बंद कर दिया गया तो गाड़ियां सड़कों पर नहीं थी और वो जो हवा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की जो हवा थी वो साफ हो गई थी। हम उस स्थिति में क्या लौट आएंगे? देखिए मित्र, नहीं आएंगे तो मजबूरी लाएगी। प्रकृति से आप पार नहीं पा सकते। कोविड क्या था? अब आप बताइए, किसी एक देश के किसी कोने में उसने जन्म लिया और मनुष्य ने एरोप्लेन बनाए थे। एरोप्लेन नहीं बने होते तो कोविड का 198 देशों में जा पाता? दोनों को मिलाकर देखिए। और कोविड जैसी तमाम आने वाले समय में तैयार है प्रकृति के यमदूत, अगर हमने अपनी सीमाएं तय नहीं की। जो वर्तमान पीढ़ी है वो एक ही चीज जानती है कि किस तरह से वो शिक्षा लेकर और एक नौकरी करे और किस तरह से ज्यादा जुटा पाए। उसको आप और मैं उसको नियंत्रण नहीं ला सकते। अब उसको अगर कोई नियंत्रण लाएगी तो प्रकृति खुद लाएगी। कोविड में सब कुछ ठप हो गया था, सारे उद्योग पाताल में पहुंच गए थे। तथाकथित जीडीपी जिसका दम सारी दुनिया भरती फिरती है वो गायब हो चुकी थी, भटक गए थे इकोनॉमिस्ट। लेकिन उसी समय आपकी प्रकृति जो माँ है उसने आपको प्राणवायु दी, भोजन दिया, पानी दिया। जीने के लिए क्या जरूरी था? जान पहले चाहिए और जहान बाद में। तो हम जहान के लिए जो मर रहे हैं अपनी जान गंवा रहे हैं और अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मित्र, आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे, चलिए आपसे कह दिया जाता है कि मैं आपको देश का प्रधानमंत्री बनाता हूँ, आप 10 मिनट के लिए अपनी नाक बंद कर दीजिए, न ले सांस। आप क्या प्रिफर करेंगे? आप कहेंगे सांस चाहिए। सत्य यही है, हम सत्य से दूर जा चुके हैं क्योंकि ये मुफ्त में मिलता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो उसका कभी सम्मान नहीं करता जो प्रकृति ने उसको दिया। और यहीं से हमारे भटकाव शुरू हो गए और हम विलासिताओं के रास्तों में चले गए। लेकिन मेरा मानना है कि आप और मैं पढ़ लें, पढ़ा लें, समझ लें, लेकिन शायद अब संभव नहीं है जो आपने बार बार कहा। क्या हम वापिस आएंगे? प्रकृति आपको वापिस लाएगी। आपको क्या लगता है? दुनिया कई बार खत्म हो चुकी है, एक बार और होगी। मनुष्य नहीं होगा पर जीवन होगा। जब तक समुद्र है, समुद्र की तलहटी हमेशा जीवन को जन्म देती रहेगी। आप और मुझे अपनी चिंता होनी चाहिए कि हम कैसे बचें, और तभी बचेंगे जब पहले जान की चिंता करेंगे और जहान की बात। जी सर, हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं बड़े स्तर पर
तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसी तरह से नीतियाँ भी बनती है। एक तरफ लाखों की जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या हमारे पास, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, और दूसरी तरफ है विकास। इन दोनों का तालमेल सरकार अगर करना चाहती है तो वो शायद कहीं भटक जाती है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम उन नीतियों को न बनाएं तो। इस पर आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, ऐसा है कि हम भटके हुए लोग हैं। पहले विकास शब्द कहाँ था? आप रामायण, महाभारत और गीता, जो इस देश दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकें कहलाती हैं, किसी भी धर्म में आप चले आ जाइए, विकास नाम का कोई शब्द नहीं था। पहले शब्द होता था प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट नहीं था, समृद्धि। मतलब आप समृद्धि कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है। डेवलपमेंट बड़ा बायस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, मॉल डेवलपमेंट, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। लेकिन समृद्धि समृद्धि इंक्लूसिव होती है, सब कुछ जोड़ के होती है। और पहले जब दुनिया बनी थी, समृद्धि ही शब्द था, डेवलपमेंट नहीं था। जब से डेवलपमेंट शब्द आया, हम बायस हो गए, एक तरफ हो गए। और जब जब आर्थिकी को अपने विकास का मापदंड बनाओगे, डिस्पैरिटी आएगी। इकोनॉमी में डिस्पैरिटी आती है, इकोलॉजी में डिस्पैरिटी नहीं आती है। इकोलॉजी, हर पेड़ किसी को ये नहीं कहता तुम्हें हवा नहीं दूंगा, पानी नहीं देंगे, मिट्टी नहीं देंगे। इकोनॉमी कर सकती है ऐसा। और ये डिस्पैरिटी जो आई है वो इसी समझ के कारण, जो समझ बनानी चाहिए थी, उसके अभाव में हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं गए, हम डेवलपमेंट की तरफ गए। और डेवलपमेंट ने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को मारना शुरू कर दिया। भाई यहीं से हमारी शुरुआत हो चुकी है उल्टी गिनती की। अगर हमारी समझ होती तो शायद तथाकथित सस्टेनेबिलिटी, जिसको कि हम बड़ा नारा लगाते हैं पिछले लंबे समय से, 72 से हम स्टॉकहोम से एक नारा शुरू किया, सस्टेनेबिलिटी। कितने लोग जानते हैं इसकी परिभाषा? आपसे अगर मैं पूछूं, आप देखिए सारे प्रोजेक्ट, सारी प्लान, पॉलिसी एक शब्द में चलती, सस्टेनेबिलिटी। नोबडी नो व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी। इट इज सबसिस्टेंस, देन सरप्लस, एंड व्हेन यू शेयर इट then only it becomes sustainability। कौन सी चीज सस्टेनेबल है? जब से नारा लगा है 1972 का, नदी चले गई, हवा चले गई, मिट्टी चले गए, जंगल चले गए, इकोनॉमी कोविड में चली गई, नीचे पाताल पहुंच गई, आज तक ऊपर नहीं आई। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी देन? कौन से प्लान डेवलपमेंट में हम सस्टेनेबिलिटी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ से जो छात्र निकलते हैं, शोध करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, किस तरह के शोध होने चाहिए, उनके लिए आपका क्या संदेश हो? आज इकोनॉमी, इकोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए कि आप इकोनॉमी के लिए इकोलॉजी को लूज ना होने दें। और ये तब संभव है जब हम एक तरफा न हो। हमारी सोच इंक्लूसिव होनी चाहिए, और अभी तक यही हुआ, और इसीलिए हमने सब कुछ खो दिया और तेजी से खो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मुद्दे क्या हैं? ये हमारी पिपासाएं हैं, लालसाएं हैं, जिसने प्रकृति को गला घोटने की कोशिश की है। मूर्ख थे, नहीं समझे हम किसका गला घोट रहे हैं। हमने अपना गला घोटने के तरीके बना लिए हैं, जो घुट रहा है, और हम जान भी नहीं रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं। तो अब ऐसा समाज विकसित भी नहीं होता और विद्वान भी नहीं कहलाता। ऐसा समाज मूढ़ कहलाता है और मूर्ख कहलाता है। हमारी श्रेणी वो हो चुकी है। वर्षों पहले आपने जिस संस्था का गठन किया था, हेस्को, उसको लेकर आप आगे बढ़े, आपके प्रयासों को रिकॉग्नाइज किया गया, और भारत का नागरिक सम्मान जो है पद्मश्री, और उससे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण आपको दिया गया। तो आपके कार्यों को सरकारों ने रिकॉग्नाइज किया, पहचान किया, लेकिन आप जैसे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, इनके कामों को लोगों तक पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, क्या ये हो रहा है? मैं आपकी और एक बात को इसमें लाना चाहूँगा, जो आप GEP की बात करते हैं, जो GDP के पैरेलल ही है। तो GEP में किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे? एक तरह से आपने इसको कई बार रेखांकित भी किया है, हम एक बार फिर चाहेंगे उसके बारे में विस्तार। देखिए, यूरोप की देन थी GDP। यूरोप ने तब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू किया था। यूरोप क्योंकि छोटे छोटे देश थे, तो एग्रीकल्चर से इकोनॉमी, उनको क्योंकि आवश्यकता से ऊपर उठना था,
विलासिताओं में मुट्ठी भर के लोग थे, तो उन्हें लगता था कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करें। तब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो फिर ये भी विचार आया कि हम कैसे अपने को नापें मापें कि हम कहाँ खड़े हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट थी उस समय कि बहुत से लोगों को रोजगार देना था। बड़ी चुनौती हो गई थी 1950 के आसपास, अपना देश भी था। तो उस समय जीडीपी का जन्म हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 4 पिलर थे, एक एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज। अब आप देखिए 1940-50 में जब एग्रीकल्चर का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान था, आज सबसे नीचे पहुंच गया। अब बड़ा योगदान पूरी जीडीपी में है तो इंडस्ट्रीज का है। अपने देश में 26-27% में पहुंच गए, मेरे ख्याल से 32% पे इंडस्ट्रियल जीडीपी में हमारी भागीदारी आ रही है। लेकिन इस सारी कहानी में हम उस समय ये भूल गए कि हम लूज क्या कर रहे हैं। हम इकोसिस्टम को लूज कर रहे थे, पानी खो रहे थे, जंगल खो रहे थे, मिट्टी खो रहे थे, हवा खो रहे थे। अब आप जानते ही हैं कि अभी WHO की रिपोर्ट ने क्या कहा है अपने देश ने कि मोस्ट पॉल्यूटेड 50 देशों में 35 तो हमारे यहाँ है एयर पॉल्यूटेड में। तो अब सोचिए ये सब कुछ हो रहा था, पर अपने संस्कार और संस्कृति को हम भूल गए। तो अभी आवश्यकता इसलिए नहीं थी, आवश्यकता है कि हम इसी के साथ शायद हम इकोसिस्टम ग्रोथ की बात करते हैं कि इस साल अगर ये इकोनॉमी थी तो आपने कितने जंगल बढ़ाए, और वर्षा का पानी जो अल्टीमेट सोर्स है पानी का दुनिया में, वो कितना आपने रोका, कंजर्व किया, क्या मैकेनिज्म डेवलप की, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी बताए। आप हवा जो कि प्राणवायु है वो प्राणी ले रही है अब आपके, उसको कितना बेहतर किया आपने, और मिट्टी सॉइल आपने कितनी बेहतर की। इन चारों का पिलर जीपी है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, और वही हमारी कोशिश रही है कि हम जीपी को कैसे जन्म दें। उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पे हमने पिछले 11-12 साल से एक पहल की और कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। वी विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री एंड वर्ल्ड जो कि इकोनॉमी के साथ इकोसिस्टम ग्रोथ के बारे में भी बात करेगी। जी, एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा असम को लेकर। असम में हर साल बाढ़ की स्थिति होती है। आपने उत्तराखंड में काफ़ी काम किया है, आपके सुझाव बहुमूल्य रहे हैं। आप ये भी कहते हैं कि ग्लेशियर से जो धाराएं आती है और उसके पास ही बांध बना दिया जाता है तो बांध टूटना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ ये स्थिति नहीं है। बाढ़ के समय में यहाँ इरोशन का एक मामला होता है। लंबी लंबी नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ, उपनदियाँ हैं। यहाँ पर सरकार एम्बैंकमेंट की काम करती है, लेकिन वो तटबंध का निर्माण, तटबंध बहुत लंबे तक बनाया नहीं जा सकता, काफ़ी खर्चीला होता है और ये संभव नहीं है। इस पर भी आपके हम सुझाव चाहेंगे। और साथ ही वर्षों से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है या दूसरे नेशनल पार्क हैं, यहाँ जो वन्य जीव हैं बाढ़ के समय में ये बाहर निकल जाते हैं। इन पर वर्षों से काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2-3 सालों से काम हुआ है। हाईलैंड बनाए जा रहे हैं। हाईलैंड में जो जंगली जानवर हैं वहाँ जाके आश्रय ले लेते हैं, बाढ़ में तो बच जाते हैं। तो ये सब संभव हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और असम को लेकर आपके महत्वपूर्ण सुझाव हम चाहेंगे सर। कि आपने जो बात कही कि हमारे यहाँ बाढ़ आती है, पिछले 100 सालों में बाढ़ बढ़ी है या घटी है, ये एक अध्ययन का विषय होना चाहिए। और अगर ये बड़ी है तो फिर जंगल कितने घटे और बढ़े, वहाँ से जोड़िए। फिर जो 100 सालों में हमने तथाकथित डेवलपमेंट जहाँ अवरोध पैदा किया प्रकृति के अपने व्यवहार के प्रति, वो पिछले 100 सालों में बढ़ा है या घटा है। और पूरे हिमालय को देखिए, पूरे हिमालय पर एक ऐसा कौन सा अध्ययन है कि 100 सालों में पिछले हिमालय ने अपनी क्षमताओं को खोया है, बेहतर किया है, बराबर रहे हैं, क्या किया है? क्योंकि इन सब अध्ययनों पर छुपा है उत्तर। और हम उन जंगली जानवरों के लिए हाई रेज कर रहे हैं जो कुछ चीजें। देखो ऐसा है, प्रकृति एक अद्भुत विज्ञान है। ये फाइननेस इसकी और इसकी इंटीग्रेसीज मनुष्य की बहुत सी सीमाओं से बाहर है। लेकिन फिर भी अगर वो रास्ते निकाले कि जो आज से 100-200 साल पहले का हिमालय था या आसाम था, वो कैसा था
और क्यों था, और आज कैसा है और क्यों है, दोनों के उत्तर के बीच में जो अंतर निकल के आएगा वही हमारा रास्ता बनाएगा। और अगर सब कुछ वापस लाना है तो प्रकृति के विज्ञान को समझिए, प्रकृति के विज्ञान के रास्ते, अपने समाधान ढूंढे। और वही आज विज्ञानियों का और इन युवाओं का मैं समझता हूं दायित्व होना चाहिए। ये मेरी सोच है। तो अंत में सर ने जो संदेश दिया है वो हम सब के लिए ग्रहण योग्य होना चाहिए। इन्होंने जो बातें कही हैं हम उसको अपने जीवन में लागू करें, इसी में सबसे बड़ी हमारी सफलता होगी। आज इस बातचीत के लिए हम डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही आप सबको भी धन्यवाद। नमस्कार।